अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो पढ़े थे हम लोग। अपवर्तनांक को किससे लिखे थे? म्यू से। म्यू बराबर फॉर्मूला सी प्रकाश के अपवर्तन का नियम, और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आपको दे देगा स्नेल का नियम, तो आप समझेंगे स्नेल्स लॉ का मतलब प्रकाश के अपवर्तन का नियम। परावर्तन में सभी लोग को मालूम था कि जितना आई होता था उतना ही आर होता था, लेकिन इसमें जो आई है और ये मान लीजिए इस मीडियम में जा रहा है, तो ऐसे जाएगा तो ये बताए कहीं ना कहीं ये आर होगा, तो इसमें आई और आर समान नहीं होता है। इसी के लिए स्नेल ने एक नियम दी। वो बताना मुख्य रूप से यह चाहा कि जो दूसरा मीडियम है वो घना कितना है। पानी होगा तो इसका आर अलग होगा, कांच में जाएगा तो आर अलग होगा, दूसरे किसी माध्यम में जा रहा है तो उसका आर अलग होगा। और उस माध्यम के लिए एक शब्द का इसने प्रयोग किया जिसका नाम था अपवर्तनांक, जो म्यू पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। और स्नेल ने कहा कि इसका जो साइन होता है जया, जिसको कहते हैं साइन आई, और इसका जो साइन है साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है ये म्यू के बराबर होता है। और यह म्यू कैसा है? तो पहला माध्यम का भी कुछ म्यू होगा, हवा रहे चाहे जो रहे उसका म्यू तो कुछ होगा। तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, तो यह जो म्यू होगा ये पहला माध्यम से दूसरा माध्यम होगा, और इसी को हम लोग म्यू2 बटे म्यू1 कहें। बोलो जी, लाइन समझ में आ रहा है? पिछला दिन 1 से 2 वाली बात समझाए थे, तो अब आपका लाइन तो क्लियर हो गया होगा। इस नियम को स्नेल का नियम कहेंगे, माने साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू 1 से 2 बराबर फॉर्मूला बोलिए म्यू2 बटे म्यू1। अब जल्दी बता दीजिए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटे, वेरी गुड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बटे V2, और इसको लिख सकते हैं सी बटे V1, सी बटे V2, और इसको हम उलट दें तो V1 बटे सी, ये कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं V1 बटे V2। बोलो जी, क्लियर है सबका? एक फॉर्मूला होता है V बराबर n लैम्डा, ये 1 है तो n1 लैम्डा 1, और V2 बराबर n2 लैम्डा 2, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और n आवृत्ति है। अब आप ये बता दीजिए, पिछले क्लास अगर सीखे हैं बढ़िया से तो सबको, इसमें आवृत्ति n1 है और इसमें आवृत्ति n2 है, तो ज्यादा कौन हो? आप पढ़े थे कि अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता है, इसका मतलब n1 n2 बराबर है, तो हम काट सकते हैं। क्यों काटे? जो समझ में आया। तो अब हम लोग का एक फार्मूला तैयार हो गया। ये तो हम एक बेस दिए कैसे हुआ। अब हमें जिस चीज से मुख्य मतलब है उस पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग को ये लाइन एकदम सभी का क्लियर होना चाहिए। जब हम बोले अपवर्तन का नियम तो कहोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू2 बटे म्यू1 बराबर V1 बटे V2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अब महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनते चले। यहां से आपको अब कई प्रश्न बने। प्रश्न कैसे बनता है हम सभी चीज को समझाएं। पहले तो एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव लेवल की क्वेश्चन की बात करें तो उसको जरा गौर से समझिएगा। 1 मिनट में बहुत अच्छा कंसेप्ट आने जा रहा है। V 1 है तो लैम्डा भी 1 है, सीधा चल रहा है। लेकिन म्यू 2 है तो लैम्डा 1 है, यानी म्यू और लैम्डा में सीधा संबंध है कि उल्टा। हम लोग एक बात सीख गए कि म्यू और लैम्डा उल्टा चलता है। महत्वपूर्ण चीज समझोगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। लैम्डा का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। जब हम लैम्डा बोलेंगे तो आप मतलब क्या समझोगे? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य बोलो किसका अधिकतम होता है? तो आप सोचोगे लाल रंग का अधिकतम होता है, रेड कलर का मैक्सिमम होता है। और किसका न्यूनतम होता है? तो आप ध्यान रखोगे कि बैगनी कलर का न्यूनतम होता है, और बैगनी को हम लोग वायलेट का। अब यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में पूछेगा प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो आपको यहां सोचना है कि अपवर्तनांक किससे लिखते हैं? म्यू से। तो म्यू अधिकतम होगा तो लैम्डा न्यूनतम होगा, और लैम्डा न्यूनतम बैगनी का है तो आंसर बैगनी देगा। कई लड़के को देखो एक बीमारी होता है, उसको जैसी देगा किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो अपवर्तनांक घर पे आके पढ़े, वहां केवल देखेगा रंग और अधिकतम, तो लाल पक्का मारेगा। इसीलिए ब्रेक तुमको लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रेक पर डेवलपमेंट करो अपना। अगर तुम्हें कहेगा अपवर्तनांक तो समझना कि ये लैम्डा का उल्टा चलेगा। अब बताओ लैम्डा और वेग में क्या संबंध है? देखो जल्दी जल्दी, उल्टा है कि सीधा? यानी V और लैम्डा सीधा है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रकाश के किस रंग का वेग अधिकतम होता है? अब लड़का कंफ्यूज होने लगा कि तरंग दैर्ध्य तो रटे थे, वेग लाल वाला नहीं रटे। तुमको ध्यान रखना है, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा। तो पहले ये बताओ, इस पर जो फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया। सेकेंड लेवल इसमें न्यूमेरिकल रहेगा कि जब हवा में है म्यू1 1 है तो इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। जब कांच में जाएगा 1.5 तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? क्या इस फार्मूला से सेट कर सकते हैं? तो अभी हम लोग इस पर कुछ अभ्यास करेंगे। यहां से बहुत अच्छे स्टेप पे आप पहुंच गए। जल्दी नीचे लिख दीजिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम ब्रैकेट में बोलो किसका नियम है? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ब्रैकेट में स्नेल का नियम। अपवर्तन का नियम ब्रैकेट में स्नेल का नियम लिखा गया सबसे।
नीचे इस पूरी बात को लिख दीजिए। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया। एक बार का क्वेश्चन आया, आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है, किसका नियम? तो स्नेल का नियम। जैसे आपतन कोण के जया बोलेगा तो ध्यान रखना साइन ही बोल रहा है। कलर में ये बात हमेशा ध्यान रखना, तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका? लाल का। न्यूनतम किसका? बैगनी का। और उसी के अनुसार टर्निंग होगा, जिस पर आपका ध्यान बढ़िया से रहना चाहिए। नीचे एक क्वेश्चन करके लिखेंगे और तब एक ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपका चलेंगे एक न्यूमेरिकल। प्रकाश में, तो प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग। तो आप रंग में सोचिए, किसका अपवर्तनांक कम है तो सोचना है म्यू कम, तो लैम्डा ज्यादा। किसका लैम्डा ज्यादा है? लाल का, तो लाल। नहीं समझे बात जी? आपको कभी भी, तुम लोग पहले एक चीज जानता था, केवल तरंगदैर्घ्य और कुछ नहीं। और आजकल का सेटर एकदम स्मार्ट है, तरंगदैर्घ्य छोड़ के बाकी चीज पूछने लगता है। तो वेग पूछेगा, अपवर्तनांक पूछेगा, और लगेगा छटपटाने की जाए क्या पूछ रहा है। कई लोगों को पता भी नहीं चलता किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम है, तो उसको थोड़े पता चलता है, अरे बड़ा हल्का पूछा था, बैगनी मार के चला है। बाद में उसको समझाओगे तो लगेगा कि वो दूसरा चीज पूछा है, तब उसको महसूस हो रहा। तो आपको यहाँ पे स्टेप समझ चुके हैं। नीचे जल्दी से लिख दीजिए क्वेश्चन ए सबका सही, और तब एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जिससे इस पर कंसेप्ट आपका अच्छा आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? जल्दी आंसर बोल दीजिए। वेरी गुड। म्यू न्यूनतम है तो लैम्डा अधिकतम होगा, और लैम्डा अधिकतम होगा का मतलब लाल होगा। आंसर लिख दीजिए लाल रंग, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? म्यू समानुपाती 1/लैम्डा। ये न्यूनतम है तो ये अधिकतम है, और अधिकतम है तो रेड कलर है। एक न्यूमेरिकल लिख दीजिए, बस आपका इधर का जो स्टेप चाहिए बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, हवा में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, हवा में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम। एक पर सुनने देना, तो एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रम। हवा में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम, और आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, और आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। तो जब यह प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा, जहां कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रवेश करेगा जहां कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वहां प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? वहां प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? वहां प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कलम रखेंगे और सबका ध्यान केवल 1 मिनट हम चाहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे दो तो न्यूमेरिकल वाला डर भी भागने लगेगा, नहीं तो समझ ही रहे हो। ये सब देगा तो परीक्षा में कितने लोग बनाओगे, ये तुम लोग भी जान। जैसी हवा से पानी में भेजेगा तो तुम अगला क्वेश्चन में चले, क्या क्या भिड़ाया हुआ है तो छोड़ देते हैं। तो अभी बताएंगे तो तुम मुस्कुराओगे कि इतना हल्का क्वेश्चन हमको दिया। प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रहा है, बोलो हवा शुरू का मीडियम है तो m1 बराबर 1 हो। हवा शुरू का मीडियम है तो बोलो हवा का अपवर्तनांक 1 हो। इसका तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा 1 6000 है। आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तो बताओ n1 बराबर 500 हर्ट्ज। जब यह कांच में इन कर रहा है, जहां कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो बोलो जल्दी जल्दी, μ2 बराबर 1.5 है, तो इसकी आवृत्ति n2 क्या होगा और इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 क्या होगा? अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है। पहला नंबर हम निकालना चाहते हैं आवृत्ति n2, बोलो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बैठ के फार्मूला मत सोचते रहना, आवृत्ति नहीं बदलता है, खाली बैठ के इतना बात बनाया हुआ है। बात समझोगे? कई लड़का सोचता है कि इतना इतना दिया है तो जरूर कोई फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, आवृत्ति नहीं बदलता है, तुमको शुरू में समझाए थे, और इसीलिए 500 का 500 हर्ट्ज आंसर। कई बार तो सेटर कब मुस्कुराता है जब इतना देके खाली आवृत्ति पूछता है, तो सेट करने वाला खूब मुस्कुराता है। पता नहीं लड़का सबका क्या हाल हो, कोई फार्मूला समझ के इधर काटेगा उधर काटेगा, बैठ के बेचारा परेशान रहा, और वो अपने जानता सब इसमें 1 दशमलव से भाग लगा के पॉइंट में बदल के उसकी चॉइस निकालता है। कुछ करेगा गुना करेगा, कोई लड़का भाग देगा तो गुना करके चॉइस ए में जानते हो क्या देगा? 7.5।
ताकि लड़के 500 गुना 1.5 कर ले तो दशमलव हटा के 0 तो कहे 15 गुना 5 75, वाह 750 एक्यूरेट आ गया, लड़ गया एकदम सीधा। समझ रहे हैं? तो जो तेज लड़के हैं उन लोग इस बात को पकड़ता है कि नहीं अपवर्तन में अब आवृत्ति नहीं बदलता तो आंसर हो। ये लाइन एकदम क्लियर है सबका। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है? तरंग दैर्ध्य। बोलो म्यू और तरंग दैर्ध्य में सीधा संबंध है कि उल्टा? परीक्षा में उतना याद नहीं रहेगा। कई लड़का स्नेल का नियम लिखा और लगा परेशान हो, sin i बटे sin r बराबर म्यू2 बटे म्यू1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। याद कैसे रहे? कुछ नहीं याद रखना था, केवल ध्यान रखना कि म्यू और लैम्डा में उल्टा संबंध। और हमको म्यू और लैम्डा दे रहा है तो जब म्यू1 करेंगे तो लैम्डा 2 करेंगे, और जब म्यू2 करेंगे तो लैम्डा 1 करेंगे। हो गया। हमारे पास दिया हुआ है म्यू1 कितना है? 1। बता दो जल्दी से म्यू2 कितना है? 1.5। बोलो लैम्डा 2 निकालना है और लैम्डा 1 कितना है? 6000। बता दो जी, तिरछा गुना नहीं कर लोगे तो लैम्डा 2 बराबर 6000 अब बटे 1.5, दशमलव हटा के 0, कितने बार में कट गया? 4000। तो लैम्डा 2 बराबर 4000 का सब आंसर। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया है समझ में? फॉर्मूला सिर्फ ध्यान दो कि म्यू और लैम्डा में रिलेशन क्या है, बस उसी पर तुमको चलना था। आवृत्ति नहीं बदलता तो नहीं बदलेंगे, सीधा सीधा रह जाए। तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के बाद प्रकाश के अपवर्तन का नियम अब आपका क्लियर, अब क्लियर हुआ। पहले आप लोग केवल किताब में एक ही लाइन रटता है, कई मूर्खों तो रटे रहेगा अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नंबर बिना काम अलग को लाल कलम से लिखे, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल, क्या मतलब है उसका? को कुछ नहीं देगा, जो मेन है वहां पे सीधा सीधा पहुंचिए। तो अब बताओ ये लाइन क्लियर हो गया है सबका ना? चलिए तो अब हम लोग यहां से अपवर्तन के नियम से थोड़ा सा स्टेप उठाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। बोला जाए प्रकाश की एनर्जी नहीं बदलती, बात समझ लीजिएगा। लाइट एनर्जी जो रहेगा ना, जो एनर्जी हमारा सीधा सीधा वाला एनर्जी है उधर वाला मैकेनिकल काइनेटिक रहेगा, तब भी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला हाथ में भी इसका अगर जान भी रहे हो तो यार E बराबर h न्यू जानते हो। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर h न्यू। h कांस्टेंट होता है और न्यू आवृत्ति होता है। जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति ऊर्जा ज्यादा होगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसका मास नहीं कैलकुलेट करते हैं ना, मास से नहीं चलता। तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या चलता है? E बराबर h न्यू। तो अब हम लोग जरा ध्यान से बात को सुनेंगे। अब आपका अभी सेक्शन आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको ध्यान से सुनना। उसके लिए क्रिटिकल एंगल पहले आपको सिखाएंगे और क्रिटिकल एंगल सिखाने के बाद तब लेंस करते हुए आज लेसन खत्म हो जाएगा। अपवर्तन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 क्लास में लेना है। अगला दिन आंख, दृष्टि दोष, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस सबसे जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ चलेगा। और तब मिसलेनियस लाइट में जितने बनते हैं वो एक साथ चलेगा। 2 क्लास और लेंगे तो लाइट एक अच्छा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया कि गारंटेड है कि लाइट से निश्चित क्वेश्चन रहेगा। और 2 क्लास के बाद हम भी गारंटी में है कि आपसे निश्चित बनेगा, चाहे कुछ भी पूछे। बस निश्चिंता तब होती है जब लगता है कुछ भी पूछेगा तो लोग दाल चौक के बैठा। बात समझ लीजिए। और हल्के हल्के पढ़ाने में हम लोग भी दुकाते रहते हैं कि घुमाएगा तब इसका क्या होगा, तो अंदर अंदर सोचते हैं प्रभु ना घुमाए। अभी है कि चलो जितना घुमा ले इन लोग निश्चिंत है, फिर दिक्कत नहीं है। तो आप चुके अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें तो मान के चलो कि भाई कितना भी घुमा ले तो हम टिके, इसके लिए आप मेन तैयारी करो। तो चलिए अब हम लोग इसमें एक थोड़ा सा सेक्शन चल रहा है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल जरा ध्यान देंगे सब। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, इसको हम लोग बढ़िया से सुनते हैं और तब इस पर कैसे हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन बनता है उसको सुनोगे, सबका क्लियर होगा। आप पिछले क्लास में एक बात सीख चुके हैं, केवल पूछेंगे तो सब लोग बता पाओगे। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ता है कि दूर भागता है? एकदम क्लियर। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, अगर प्रकाश की किरण इस सतह पर आया है, इस पर आया है तो डॉट 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 ऐसे जाता। ये तो लाइन क्लियर। सघन से विरल है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा, तो इसको यहां से दूर भागा। ये लाइन स्पष्ट है। अब जल्दी बता दीजिए, अगर थोड़ा और नीचे करते तब क्या होता? थोड़ा और दूर भागता। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे करते तब थोड़ा और दूर भागता। और ये भी हो सकता है कि इसी पर चला जाता। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और जब इस पर चला जाता तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता। तो 90 डिग्री हो जाता तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग इन दोनों को छोड़ दें, ये दोनों को छोड़ दें, तो अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं इन दोनों को हटा दें, तो सीन तो यही चल रहा था। हम लोग का सीन यही चल रहा था कि भेजे ऐसे तो भाग गया ऐसे। तो ये जो आपतन कोण है, इसी को क्रिटिकल एंगल पहला अक्षर सी का। बात को सुनेंगे बढ़िया से। आपको परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण होता है। चॉइस कितना अच्छा देगा मालूम है? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण होता है चॉइस ए क्रांतिक कोण से कुछ कम, बी क्रांतिक कोण के बराबर, सी 0 डिग्री, डी 90 डिग्री। अब कोई लड़का बेचारा कोण देखता है ना तो उसका हृदय बराबर की ओर चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा आप बता लो, थोड़ा और नीचे जाएंगे तब क्या होगा?
उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। बढ़िया से बात समझेंगे। अगर थोड़ा और नीचे जाएंगे तब उसी माध्यम में वापस हो जाएगा, और उसी माध्यम में वापस होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब हम लोग को क्वेश्चन पर जरा गौर करिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है कि लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बोलो जी, दोनों बेस एकदम क्लियर हो गया सबका? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, और प्रकाश जब जाए सघन से विरल जाए, विरल से सघन में ऐसी बात नहीं हो सकती। अब एक महत्वपूर्ण बात हम लोग देखें। क्रिटिकल एंगल में फार्मूला है साइन सी बराबर 1/μ। अब आप बताओ, म्यू दे दे तो क्या सी निकाल सकते हैं? आप लोग साइन का वैल्यू जानते हो। अगर म्यू बराबर 2 है तो सी बराबर, जल्दी बोलो, म्यू बराबर 2 रखोगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी सी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाए। बोलो जी, क्लियर है सबका? आप सब लोग जानते हो, दो वैल्यू तो सब जानते हो, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2। ये मालूम है ना सबको? और यहाँ पे देखिए, फिर स्टेप उठाएं, जल्दी सोच के बताइए। अच्छे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? रंग में तो बहुत क्वेश्चन उठता है। तुम लोग अभी वेग सुना, तुम लोग अभी अपवर्तनांक सुना, तुम लोग अभी तरंगदैर्घ्य सुना, तुम लोग अभी एनर्जी सुना। अब हम पूछ रहे हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है? तो आपको सोचना है सी अधिकतम तो म्यू न्यूनतम, नीचे ना है जी, और म्यू न्यूनतम तो लैम्डा अधिकतम, क्योंकि म्यू लैम्डा उल्टा चलता है। तो लैम्डा अधिकतम का मतलब लाल। जैसे सुनेगा यहाँ कुछ फॉर्मूला से कुछ भी पूछेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार है कि एक बार लाल रंग, एक बार बैगनी रंग, दोनों को भेजा गया। लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण θ1 था और बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण θ2 था। तो निम्नलिखित में कौन सही था? θ1 बराबर θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2। तो ये इतना हल्का हो गया, तो θ1 है। लाल भेजे तो मान लो θ2। तो पहले ही बताओ, बैगनी का लैम्डा कम, लैम्डा कम तो म्यू, म्यू ज्यादा तो सी, कम है तो पटक। नहीं समझा बात जी? कलर के साथ घूमना सीखो। कोई फार्मूला में कहीं दे दे तो कहे कि हाँ सर, कहीं से चल के हम यहाँ घूम घाम के चले आते। तो अब आपको हम क्वेश्चन दे एकदम हल्का, तो हमें लगता है कि एकदम बना पाओगे। 2 क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा आप इसको समझे कितना हो। शुद्ध बातें आपको हम समझा चुके थे, फिर से सुन लो प्रैक्टिकल बातें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझाए थे कि पानी में मारे पत्थर और पत्थर नीचे चला गया तो अपवर्तन। लेकिन कोई लड़के एक एंगल का खोज किए रहता है, याद आया? जिस पर पानी में पत्थर मारता है तो कहता है देखा 3 बार उछल रहा, ये वाला देखा था। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो कब होगा? एक खास एंगल पर, क्रांतिक से ज्यादा। अब तुम पत्थर लेके उसको देख कैसे मारोगे तो कहेगा जा अंदर चला। तो एक खास एंगल है, एकदम क्रिटिकल से नीचे आओ, और तब मारोगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उछल के चल देगा। तो वो एंगल, उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहा है। तो जल्दी एक प्रश्न लिखिए जल्दी से। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। चॉइस ए, हवा से पानी में, हवा से पानी में। चॉइस बी, पानी से कांच में, पानी से कांच में। चॉइस सी, कांच से पानी में, कांच से पानी में। चॉइस डी, सभी स्थितियों में। सी होगा सभी स्थितियों में। जल्दी से सोचिए बढ़िया से। कांच से पानी में, अरे लोग तो बहुत बढ़िया सोचने लगा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी स्थिति। आप खुद अभी आपको सिखाएं कि, अब सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा समझे। हवा पानी कांच पानी यही सब करके घोटाना शुरू करता। अब जो लड़का बढ़िया से सीखे हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब लाइट सघन से विरल में जाएगा। तो ज्यादा घना से कम घना। चॉइस ए क्या है? हवा से पानी। तो हवा ज्यादा घना की पानी? विरल से सघन नहीं हो। बी पढ़िए, पानी से कांच, पानी ज्यादा घना की कांच? कांच विरल से सघन नहीं हो। सी पढ़िए, कांच से पानी, सघन से विरल, और सही आंसर सी। बोलो क्लियर है सबका? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और हल्का दे दे। आप लोग बहुत अच्छा पकड़ रहे हो, बहुत अच्छी स्थिति। बाकी इसका उदाहरण समझाए हुए थे, हीरा चमकना, मृग मरीज का, सब बातें याद है ना सबको? लिख दीजिए क्वेश्चन अगला। यदि किसी सतह का अपवर्तनांक, यदि किसी सतह का अपवर्तनांक, किसी सतह का अपवर्तनांक √2 है, √2, किसी सतह का अपवर्तनांक √2 है, तो
कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? बोलना नहीं है, चॉइस रहेगा। किस कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? किस कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? चॉइस ए 30 डिग्री, चॉइस ए 30 डिग्री, चॉइस बी 42 डिग्री 42, चॉइस सी 48 48 डिग्री, सोच रहा है हम जल्दी नहीं देंगे, 48 डिग्री, और चॉइस डी 45 डिग्री। अरे सी बोल रहा है जी 48। अच्छा जल्दी सोचो, पहले पढ़ो, एक बार पढ़ो पहले बढ़िया से। सोच लिए? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्थिति, तब तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया सोच पाया। कितने लोग ए सोचे हो? 20 डिग्री, ऐसा तो कोई नहीं है ना? वाह, वेरी गुड। 42 डिग्री, 42 तुम सोचा, अरे कौन फार्मूला लगा दिया? तुम फार्मूला भी भयंकर सिखा। कितने लोग 48 डिग्री लगाया? अरे 48 में तो कई लोग हाथ उठाया। और 45 डिग्री, अरे 45 में भी सुखा रहे जी, तो तुम लोग क्या 60 62 सोच रहा था क्या? 45 सोच रहे थे, लगाओ टिक 45 में। ठीक क्यों नहीं लगाया था? हाँ, अब यही सीखना। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बढ़िया। क्लास के मैक्सिमम लोग सही किए, ये बहुत अच्छी बात है। सुनेंगे बढ़िया से। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक म्यू का मान √2 है, तो आप जल्दी से बता दो साइन सी बराबर 1/√2, और आपके लिए चिट्टा तैयार रखे हैं। 1/2 का मतलब √2 का मतलब साइन 45 डिग्री, तो कंपैरिजन करें तो सी के जगह कौन बैठा है? 45 डिग्री, तो सी बराबर 45 डिग्री, इसलिए सही आंसर डी 45 डिग्री। देखो टिक लगाया था ना, उसका लगा कि एकदम मेरे मन की बात हो गई। अरे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन डी लगा रहा है। क्रांति कोण तुमसे पूछना ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? और अभी सिखाया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, यानी आंसर तब होगा जब 45 से ज्यादा होगा, इसलिए सही आंसर 48 डिग्री। बात समझो, 45 से ज्यादा जो भी रहेगा सब हो जाएगा। और यहां लड़के क्या है, 48 तो होने का बात नहीं है। परीक्षा में 45 के बाद तो एकदम उछलने लगता है कि ला दिए कैसे, तो फार्मूला याद रह गया, लेकिन फार्मूला के बाद एक स्टेप सोचना था ना जी। साइन सी बराबर 1/, आपको दोनों कंडीशन पे मैंने बताया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अब हम मान के चले, आपको कंडीशन एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। और दूसरे कंडीशन आपने क्या सुना? जब आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो। बोलिए, क्लियर है सबका? बीपीएससी क्या करेगा? बीपीएससी बड़ा अच्छा खेल खेलता है। यही क्वेश्चन देगा कि √2 है, और चॉइस से 42 डिग्री, चॉइस बी 45 डिग्री, चॉइस सी 48 डिग्री, चॉइस डी 60 डिग्री, और चॉइस ई एक से अधिक सही है। इनमें कोई सही नहीं है। लड़के की स्थिति कितनी खराब होगी, वो सोचेगा कि जब होगा तो एक पर होगा, बहुत खुश होगा तो 45, थोड़ा बचा तो 48, यहाँ 48 भी होगा, 60 भी होगा, आंसर ई भाग जाएगा। अब तो बीपीएससी में कितना खतरनाक बनेगा ये तो समझ में आ गया है। ये आप पूरे का पूरे कंसेप्ट है तभी बना पाओ। तो चलिए एक चीज और हम लोग लास्ट वन करते हैं, उसके बाद लेंस के स्टेप से इसको लास्ट करें। बढ़िया से सुनेंगे आप। एक चीज और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, यदि किसी बर्तन में हम जल भरते हैं, सुनिएगा जरा, गौर करना है। जल भरते हैं तो यहां से लेके यहां तक जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग वास्तविक गहराई कहते हैं। बात पर ध्यान दें, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक गहराई। जब हम ऊपर से देखेंगे तो तल धंसा हुआ प्रतीत होगा कि उठा हुआ। वेरी गुड। अब मान लो इतना ही दिखाई दे रहा है, ये उठ गया है, तो हमें आभास कितना हो रहा है, इसको हम लोग आभासी गहराई कहते हैं। शब्दों पर ध्यान देना, जो रियल डेप्थ है ये पूरा है, जो हमको दिखाई दे रहा है उसको एपरेंट डेप्थ कहते हैं, इतना अपीयर हो रहा है उसको हिंदी में आभासी गहराई कहते हैं। और यदि इसमें हम जो लिक्विड डाले हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू बराबर एक फार्मूला है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो कई बार न्यूमेरिकल लेवल पे अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो दे देगा एक तालाब की गहराई 15 फीट है, तो सही में है, वास्तविक है। इसमें 1.5 अपवर्तनांक के एक तरल डालने से आभासी गहराई क्या होगा? तो नीचे 1.5 आएगा, दशमलव हटाओगे तो 0, कहोगे समझ गए 10 फीट हो। देखो पहला स्टेप हमने तुमको क्या सिखाया? पानी भरने से उठता है। और क्या सीख रहे हो? कितना उठता है, ये भी सीखना जरूरी। केवल उठता है तो मैं न्यूमेरिकल देगा तो बड़ा कष्ट होगा। कहेगा तालाब में पानी भरे कितना उठा, तो कहोगे जाए तो परेशान कर दिया। फार्मूला जबकि एकदम आसान था, म्यू बराबर फार्मूला क्या है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर है सबका? देख ले अभी, चलो जल्दी बताओ, इसका ध्यान एकदम कम था। बोलो 15 गहराई है, 1.5 वाले डाले, कितना तल उठा? बड़ी बोली 10 उठा। कितना उठा? 15 था, 10 दिखाई दिया, तो उठा कितना? 5। तो तुम 10 कैसे बोला?
पर रेडीमेड वाला पार्टी है कि नजर आ गया, नजर आ रेडीमेड करता है तो परीक्षा में पूछेगा कितना उठा और तुम भाग लगा के जो 10 मारोगे चॉइस ए में नजर आए और कहोगे हाँ काट दिए एकदम 10 आए। उठा मने यहाँ तो उठा घटाओगे तब ना उठा। चलिए अब तुम लोग फिट हो गया तो जल्दी से नीचे एक फॉर्मूला लिख दीजिए, म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर है सबका? अब एक इससे भी हाई रेंज चल रहा है, बोला जाए। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में या देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको पहले याद करवाए थे, मृग मरीचिका वाली बात याद होगी, ऑप्टिकल फाइबर याद होगा, तो थोड़ी सी बात उस पर भी अगर डीप लेवल का करना चाहोगे तो थोड़ा सा समझ लो। मान लो रेगिस्तान है तो रेत होगा। अब बताओ यहाँ पर एक पेड़ है, रेगिस्तान में हमने एक पेड़ बनाया, सॉरी रेगिस्तान में उतना बड़ा पेड़ नहीं होगा, कोई ना कोई कांटेदार एक खजूर टाइप का पेड़ बनाया। रेगिस्तान में बड़ा जमाटगर पेड़ कहां से आता है? तो अब बताओ यहाँ पे पूरा रेत है, बालू ही बालू है और एक व्यक्ति ये रेगिस्तान में चल दिया है आगे की ओर और इसको पूरा प्यास लगा, पानी कहां है खोज रहा है। तो जिस समय बहुत तेज धूप होगा तो बताओ बालू वाला सरफेस ठंडा होगा कि गर्म?
हो रहा। तो जिस समय बहुत तेज धूप होगा तो बताओ बालू वाला सरफेस ठंडा होगा कि गर्म? वेरी गुड, ऊपर ठंडा, ज्यादा गर्म कहां हो? नीचे। ये बात समझ रहे हो? जो ज्यादा गर्म हवा होगा वो विरल होगा कि सघन? तो गर्म है तो भागना चाह रहा है, ये विरल है, और जो ऊपर ठंडा हवा है वो सघन है। तो मान ले सपोज हमारे पास दो मीडियम गर्मी के कारण बन गया, जब बहुत गर्म है तो बालू वाला गर्म तो विरल, ऊपर में ठंडा तो सघन। और व्यक्ति पेड़ को देख रहा है तो किरण आंख से पेड़ पर कि पेड़ से आंख पर? वेरी गुड, पेड़ से आंख पर। अब तो लोग सब चीज समझने लगे। बताओ जब पेड़ से किरण आंख पर चला, कई किरण चले, तो कुछ किरण जो क्रांतिक कोण से ऊपर होगा, क्रांतिक से नीचे वाला चला जाएगा। जो क्रांतिक से ऊपर होगा ये पहले माध्यम में ही वापस हो जाएगा, और जो क्रांतिक से नीचे होगा वो डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्रांतिक से नीचे वाले जो किरण थे उसके कारण पेड़ सीधा दिखाई दी, लेकिन जो किरण क्रांतिक से ऊपर वाला था वो किरण जब चला गया तो उसके कारण उसको यही पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है। क्यों उल्टा दिखा, क्यों सीधा दिखा, दोनों बात समझ में आया आपको? अब इस व्यक्ति को क्रांतिक से नीचे वाले के कारण पेड़ सीधा दिखा, और जो किरण क्रांतिक से ऊपर था उसके कारण इसको पेड़ उल्टा दिखा। और दिमाग जैसे ही उल्टा पेड़ देखा तो कहा कि हम समझ गए, वहां तालाब है। ऐसे कैसे उल्टा बन सकता है? वहां पानी है, और इसी का नाम था मृग मरीच का। तो अब पहले बताइए मृग मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता कैसे है? ये लाइन क्लियर हो गया सबका? सेकंड स्टेप, ऑप्टिकल फाइबर भी थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। जो भी बात उधर चल रहे थे अब आप लोग पूरे कंसेप्ट समझ सकते हो। और अब ये सबसे अच्छी स्थिति, कई लड़का सीधे पूर्णांतिक परावर्तन से चमकता है, पूछो कैसे चमकता है? चमकता है, हम उतना ध्यान नहीं देते। चमकता है भाई तो चमकाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरी बात अभी समझो, ऑप्टिकल फाइबर। आपको बताया था सड़क के किनारे आजकल पाइपलाइन बिछते हुए आप देखे होंगे, हरे पीले कई पाइप बिछते रहते हैं, उसमें एक मशीन के द्वारा तार इन करते हुए भी आप देखे हो, देखा है कभी? मशीन लग गया और तार अंदर इन हो रहा। उसमें जब तार को देखोगे तो तुम्हारे घर के किसी काम का नहीं। ये नहीं है कि तुम उस तार को काट के ले आओगे तो हाथ तो बल्ब में जोड़ दो। कांच के महीन रेसे है, उचालक, देखने में लगेगा कि तार है, सब कांच की नली, और उस कांच के नली के ऊपर एक और परत चढ़ाया हुआ है, डबल लेयर है, और जो ऊपर वाला परत है यह नीचे वाले परत से कम घना है, यानी निचला परत का अपवर्तनांक ज्यादा है, ऊपर वाले परत का अपवर्तनांक कम है। सतह का अपवर्तनांक μ1 और ऊपर के सतह का अपवर्तनांक μ2 है, तो μ1 बराबर μ2, μ2 v1 ग्रेटर देन μ2 की लेस देन μ2। तो आपको समझना है कि ऑप्टिकल फाइबर में अंदर वाले का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और बाहर वाला का अपवर्तनांक कम होता है। और ऑप्टिकल फाइबर में किसी भी संकेत को प्रकाशीय ऊर्जा के माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं। तो बताओ इसमें कोई भी सिग्नल को हम लाइट एनर्जी में भेजेंगे यानी प्रकाश भेजेंगे, और जब प्रकाश भेजेंगे तो बताओ यह प्रकाश का सीन क्या है? विरल से सघन की सघन से विरल। जब नीचे का अपवर्तनांक ज्यादा है तो यह सघन से विरल है, और सभी को क्रांतिक कोण से अधिक पर भेजते हैं। तो है पारदर्शी, है बना हुआ कांच का, लेकिन सभी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंदर के नली में ही होते हुए मिजाज से बढ़ते चला जाता है। और इसीलिए आपको पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। ऑप्टिकल फाइबर का लेयर है पारदर्शी, लेकिन ऊपर का लेयर का अपवर्तनांक अंदर के लेयर से कम होता है। बोलो जी क्लियर है सबका? तो ऑप्टिकल फाइबर की इस बनावट को आपको ध्यान देना था। अब थोड़ा सा लेवल क्लास का और ऊपर जा रहा है। अब इस लेवल को आप अगर समझ पाते हो, थोड़ा दिक्कत तो होगा लेकिन समझ पाते हो, तो अब क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, चाहे तुम आईएएस में क्यों ना बैठो। अब इस बात को थोड़ा सा बहुत गौर से समझना। अगर हम एक बर्तन ले रहे हैं, बढ़िया से सीखेंगे, इस बर्तन में पानी भर दिए और इसकी गहराई कितनी है? इंच। ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई मछली है तो एक खास एंगल पर देखे और वह एंगल क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण हो, तो किरण तो इसी पर चला जाए। फिर कोई अगर इधर भी देख रहा है और क्रिटिकल है तो लाइट तो इसी पर चला जाएगा। तो मछली को बाहर कुछ नहीं दिखाई देना है, इसको केवल ये रेडियस दिखाई देगा। और क्वेश्चन कभी कभी खतरनाक यही पूछता है कि जल के अंदर एच गहराई में एक मछली ऊपर जब देखता है तो केवल जल के ऊपर एक वृत्ताकार सतह दिखता है, तो इस सतह की त्रिज्या कितनी है? सतह का क्षेत्रफल कितना है? तो बन थोड़े पाएगा। मछली देखा और ऊपर गोल बना तो नंबर भी गोल हो जाए, लेकिन तुम छोटी सी बात हमारी समझोगे तो सीख जाओगे, तो बहुत भारी नहीं था। पहले हमें ये बता दो, जब गोल तब ही बनेगा जब क्रिटिकल एंगल होगा, बाकी पर गोल नहीं बन सकता। और क्रिटिकल एंगल होगा तो तुम सभी को मालूम है साइन सी बराबर फॉर्मूला 1/μ, मालूम है? अच्छा बताओ, साइन सी 1/μ है तो tan सी क्या होगा? निकालने आता है? साइन थीटा लंबा टेकर आधार निकालने तुमको आ जाए, तो आधार कितना होगा? √√μ² - 1। आप बटे कर्ण बता दो जल्दी से, म्यू सॉरी लंबा टे, हम लोग को चाहिए tan सी ना, आधार है √√μ² - 1। अरे लंबा टे कर्ण किए तो आधार बराबर √√कर्ण² - लंब स्क्वायर नहीं करने आता है तुमको।
अब जल्दी से फिगर देख के बताओ tan c क्या होगा। चित्र देखो, tan c क्या होगा, r बटे h। तो r बटे h दोनों tan c बराबर करोगे तो बोलो r बटे h बराबर क्या होगा, 1 बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बोलो r बराबर h बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया फॉर्मूला। अब एक बार का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो मेरे ध्यान में आया तो तुमको कर दिए। ये सब उसके लिए पूछता है जो एकदम फुल साइंस से, या बाकी लोग छोड़, सपोर्टर भी तो होता है, साइंस का सेटर, साइंस वाले का सपोर्टर भी कभी कभी होता है। बिल्लो बाबू ऐसा सेट कर रहा है कि साइंस वाला ही बनाना, आर्ट्स वाला जिंदगी में कितना फिजिक्स पढ़ा तो छोड़ दिया, और उसको एक पछतावा लगे कि आईएससी बेकार नहीं लेके आईए ले लिए थे, आईकॉम ले लिए थे। कभी कभी सेटर अपना काबिलियत भी दिखाना चाहता है, तो ऐसा ज्यादा नहीं रहता। एक क्वेश्चन वो भी ग्रुप डी टाइप के परीक्षा में पूछा, ज्यादा में भारी वाला में नहीं है, तो उसमें खतरा तो है। उसमें तो एकदम न्यूमेरिकल जो देता है, कभी कभी पूछ दिया तो एकदम मिजाज से दे देता। क्वेश्चन क्या था उस सुने तो हमें लगता है कि सभी लोग एकदम सही बना पाओ, सभी लोग का सही हो जाएगा। दिया क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन दे दिया कि एक तालाब की गहराई √7 है। तालाब की गहराई कितना है, √7। तो बताओ अपने से एच का मान तुम √7 नहीं दे दोगे। और फिर जो दे दिया उसमें दे दिया कि इस माध्यम का अपवर्तनांक √8, तो त्रिज्या कितना दिखाई दे। तो बता दो जल्दी से, ये म्यू का मान √8 दोगे तो √8 का स्क्वायर बोलो 8, 8 में से एक यस, √7 खत्म, त्रिज्या बराबर 1, काम खत्म। तो केवल कभी कभी ये देता है सैद्धांतिक के टाइप का इसको प्रश्न बोलते, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हम केवल कोशिश किए कि आप स्टेप अगर पकड़ रहे हो थोड़ा अंतिम त्रिज्या तक आपको पकड़वा दे। तो चलिए अब क्रिटिकल एंगल से सेक्शन पूरे कंप्लीट हो। अब अंतिम स्टेप आ रहा है, इसका नाम है लेंस। लेंस को हिंदी में हम लोग ताल कहते हैं। कभी कभी बच्चों को परेशानी होती है, निम्नलिखित में कौन ताल का उपयोग है, तो सोचता है पता नहीं कदम ताल कह रहा है कि सुबह वाला गीत वाला ताल है। तो ताल बोलेगा तो फिजिक्स में क्या है, लेंस। तो अब जरा सुनना है, ध्यान दीजिए। लेंस में हम लोग एक दो बातें मुख्य रूप से सुनते हैं। लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। हर एक लाइन क्वेश्चन बनता है। आपने चश्मा में जो देखा वो लेंस, बचपन में कई बार मजाक नहीं सुना है, तो टीना का चश्मा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो जानता है कि टीना अपारदर्शी, और अपारदर्शी चीज नहीं लगा सकते, हम लोग को लगाना कैसा है, पारदर्शी। तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना होगा। पूछ देगा किसका लेंस नहीं बन सकता। कई बार ऐसा चटनी प्रश्न भी आता, हम उसको एकदम नीचे जितना हल्का आ सकता है वो भी सुन, और अंतिम की तरफ घूमेगा वो भी सुन। हम लोग नीचे से एकदम टॉप टू बॉटम चलते। किसका लेंस नहीं बन सकता, बोलो पानी का लेंस बन सकता है, हाँ या ना। पानी का लेंस हो सकता है, चलिए बोलिए हो सकता है। आप कई बार किसी जार में पानी भर के अंदर नींबू डालते हो, बाहर से देखते हो नींबू बड़ा बड़ा दिखता है, ऐसा देखा। चलो पानी पारदर्शी है, लेंस हो सकता है। जल्दी से सोच के बताएं, कांच का लेंस हो सकता है क्या? कांच का तो चश्मा रहता ही है। चलो उलटते हैं, वैसे नहीं, सब सूर ताल मिलाता है तो तुम लोग ठीक कर लेता है। अकेले वाला में चलो जल्दी खड़ा हो, सूर ताल मिलाता है तो गलती होता ही नहीं है, अलग से देख लें। चलिए सब लोग सुना जो सुन लो, पानी का लेंस हो सकता, कांच का लेंस हो सकता। आप बता दो प्लास्टिक का लेंस हो सकता है कि नहीं? कोई नहीं बोलना, इसको अपना विचार करने दो। प्लास्टिक हो सकता है, अच्छा देख सकते हैं, बैठ जाइए। बोलो बाकी लोग प्लास्टिक का हो सकता है, वेरी गुड। कई लड़के बचपन में प्रकाल बॉक्स में ऐसा वाला देखा था, पकड़ के देखने वाला प्लास्टिक का ही बना था। बात सुनो, अब बता दो मिट्टी का। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, किसका लेंस नहीं हो सकता, पानी, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो ये सुनने का आंसर जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात। वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका, बात को सुनना है बढ़िया से, वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका कम से कम एक भाग वक्र, वक्र माने टेढ़ा, एक भाग वक्र होगा, टेढ़ा होगा, कर्व होगा, तब वो लेंस होगा। अगर हम मान लेते हैं सपोज ऐसे बनाए और ऐसे बनाए, आपसे पूछे कि क्या ये लेंस है, नहीं, सभी भाग सीधा है तो लेंस नहीं है। लेकिन इसको हटा के हम जैसे ही ऐसे कर दिए तो कहोगे एक भाग वक्र है तो लेंस है। दोनों भाग वक्र है और बढ़िया लेंस है, एक भाग कम से कम वक्र होना चाहिए। बोलो जी क्लियर है सबका? तो लेंस किसको कहे, पारदर्शी पदार्थ जिसका कम से कम एक भाग वक्र हो, लेंस कहलाता है। स्टेप एकदम क्लियर सबका? अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे। पहला नंबर जो आपका लेंस है, आप सभी लोग चित्र देख के समझोगे लेंस 3 तरह का, तो हमें मालूम है, हमारे सभी लोग फिगर देख के समझ जाएंगे, बोलना कोई नहीं, सबको बता देना है। चलिए अब आप बता दीजिए लेंस 3 तरह में ये कौन लेंस है। वेरी गुड, उठ गया दोनों साइड से तो इसको उत्तल लेंस कहेंगे, उत्तल बोलना है। एक कॉन्वेक्स था, बोलो। धस गया, केव है तो कौन केव, अवतल। और बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। समतल मत बोल देना, क्योंकि सभी भाग सीधा होता है तो लेंस नहीं होता, इसीलिए लेंस 2 प्रकार का होता। बात सुनेगा, कोई लड़के कोई मन में रहता कि दर्पण 3 है, 3 में समतल कहां गया, कहां गया, जो समझ में आ गया। सभी भाग सीधा होगा तो लेंस नहीं कर सकते, इसको ग्लास स्लैब कहते हैं, लेंस नहीं। तो अब तो हम समझते हैं कि लेंस 2 प्रकार का क्यों है, समतल लेंस क्यों नहीं हुआ। ये तो मामला एकदम क्लियर है सबका। चलिए स्टेप पर हम लोग फिर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अगर एक गोल कांच है, बढ़िया से ध्यान देना, एकदम थोड़ी सी बात सीखना है, बस धीरे धीरे स्टेप आ जाए। ये दूसरा गोल कांच है,
अगर दोनों गोल कांच के कुछ हिस्से को एक दूसरे में ओवरलैप करा दे और इस हिस्से को पिघला के निकाल लें तो बोलो कौन सा लेंस तैयार हो? उत्तल लेंस तैयार हो। अब आप हमें सोच के बताओ, अगर ये गोल होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये तो लाइन क्लियर है। ये भी गोल होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर को हम लोग 2f से लिखते हैं। फोकस के डबल दूरी पर हमारा सेंटर होता है। अब आप जल्दी से बता दो, अगर हम इस चित्र में ई मिटा रहे हैं तो ई 2f कैसे लिखाया? ई वाली बात समझ में आया कि नहीं? इधर गोल था उसका सेंटर, इसको भी मिटा दें तो बोलो ई कहां से आया? ई वाली बात समझ में आया कि नहीं? इधर गोल था तो उसका सेंटर। अब जल्दी बता दें, दोनों सेंटर से जो लाइन गुजारेंगे इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते, और लेंस के बीच में जो बिंदु है इसको ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र कहते। बोलो क्लियर है सबका? लेंस में कहीं रंगा हुआ नहीं है। किरण इधर से भी आके कहीं जा सकता, इधर से भी आके कहीं जा सकता, और मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जहां से जाता है वो फोकस है। इसीलिए लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। इतना का ही खेल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लेंस में फोकस कितने हैं? तो प्रकाशीय केंद्र एक, प्रकाशीय केंद्र बीच वाला है, और बाकी सेंटर कितने? दो। अगर इसी प्रकार का हम एक देखें, यह दूसरा देखें, और दोनों के बीच में एक कांच का प्लेट रख दें और इसमें कांच पिघला के भर दें और बस इस हिस्से को मिटा दें तो कौन लेंस तैयार? क्या इसमें भी दो सेंटर बन जाएगा? सभी बातें क्यों लिखा गया? ई लाइन भी क्लियर है सबका? कोई लड़का यही नहीं समझता 2f क्या है, बीच में वो कहां से आ गया, ये लाइन कैसे खींच दे रहे हैं? तो हम जान के तुमको एकदम जीरो से चल रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं ये बात तो क्लियर हो रहा है सबका। दो गोल पार्ट से बना तो दो सेंटर है जो 2f। ये दोनों सेंटर से जो लाइन चला वो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। लेंस के मिडिल पॉइंट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर O, और लेंस में दो फोकस है, एक F1 और दूसरा F2। बोलो जी क्लियर है सबका? अब एक महत्वपूर्ण बात, लेंस में कोई लेंस होगा अगर O से किरण गुजारेंगे तो विचलित नहीं हो। क्वेश्चन पूछेगा लेंस में किस बिंदु से किरण गुजारने पर विचलित नहीं होता? O से, प्रकाशीय केंद्र से, दर्पण में C से, दर्पण में C से, लेंस में O से। अब इसमें भी सब वही बातें हैं जिसको थोड़ा सा सीखना है। और खतरा क्या है? जब सेटर, आजकल सेटर इतने अच्छे सेटर होते हैं, जैसे हमें ही इत्मीनान से क्वेश्चन सेट करने दिया जाए कि कॉपी में न लड़े, बुद्धि से चल। तो क्या करेंगे? हम जानेंगे कि दर्पण करेगा, लेंस देंगे, गेस करेंगे, दोनों मैच करेंगे तो बेचारा पन्ना उलटते रहे। क्वेश्चन क्या देगा? यदि यह पाया गया कि फोकस दूरी धनात्मक है, यदि यह पाया गया कि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस और दर्पण में यह होगा चॉइस ए, दोनों उत्तल, दोनों अवतल, यानी लेंस भी उत्तल, दर्पण भी उत्तल, लेंस भी अवतल, दर्पण भी अवतल। सी, लेंस उत्तल परंतु दर्पण अवतल। डी, लेंस अवतल परंतु दर्पण उत्तल। फोकस पॉजिटिव है तो जल्दी बोल दीजिए, क्या लग रहा है? अच्छा, सब सुर ताल मिला रहा है कि कुछ बोले तो पता नहीं चले। हाँ हाँ बोलो, खड़ा होकर बोलो, क्या हाँ बोले? देखिए उधर बोलो, बोल दीजिए। उत्तल, अवतल, मिरर होगा उत्तल और लेंस होगा अवतल, उनका कहना है। कितने लोग इनके समर्थक में? जमानत जब्त करा दिया। एकदम हाथ नहीं उठा जी, बड़ा कम लोग हाथ उठाया। चलिए हाथ को कुछ सोच लिया, चलो बोलो जल्दी जल्दी, खड़ा हो बोलो। मिरर अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा। मिरर अवतल, लेंस उत्तल, इसका समर्थक कितने लोग हैं जी? तो जमानत जब्त वाला लक्षण है रे, बैठ जाओ। तो ये लोग का समर्थन में एकदम जमानत जब्त कर रहा है सर। अब बात को समझिए, बात सुनिए, कितना हल्का क्वेश्चन, खाली साइकोलॉजिकल प्रेशर मारता है। सही आंसर है दोनों उत्तल होगा। अब इसको बात को समझिए, हम अवतल दर्पण बनाए तो इसका फोकस हमारा इधर जा रहा था, जो बायां हाथ जाएगा वो निगेटिव हो। जब हम उत्तल बनाए थे तो इसका फोकस इधर जा रहा था, तो दायां हाथ गया तो पॉजिटिव हो। जिसको बायां दायां नहीं समझ में आता है, उस सेंटर पर, पोल पर अपना नाक सटा के दोनों हाथ फैला। हाँ, कई लड़का के बायां दायां कैसे बोलते हैं? हाँ, अपना नाक सटा लो और दोनों हाथ फैलाओ। हाँ, बायां हाथ, फिर सटाओ तो ये दायां। अब तो नाक सटा के सीख करने आ गया सबको ना। चलो अब बता दो जल्दी से, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भाग जाएगा कि आगे जाएगा? आगे जाएगा। नाक सटाओ, बोलो फोकस प्लस की माइनस, जल्दी बोलिए। प्लस। अवतल लेंस में पिछला दिन सिखाए थे, बताओ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? तो एक बैक गियर में चलेगा, तो बोलो फोकस प्लस की माइनस। नाक सटाओ यहाँ, प्लस की माइनस, माइनस। अगर फोकस पॉजिटिव है तो लेंस भी उत्तल होगा, दर्पण भी उत्तल होगा, आंसर दोनों उत्तल होगा। और वो जानता है कि लड़का शुरू से रखा है कि लेंस दर्पण है तो जरूर उल्टा पुल्टा होगा, दोनों उत्तल में मार के नहीं आएगा। ये क्या है? दर्पण और लेंस मिक्स हो रहा है। अभी तो 4-5 को मिक्स करेंगे तब पूरा एंटीना उधर वाला और इधर वाला मिलना शुरू, तब होगा कि हाँ फुल रेंज। अब सोचने आ, अब जल्दी से जरा सोच के बताएं। अब अभी हम थोड़ा सा स्टेप दे रहे हैं और तब दर्पण लेंस सब मिसलिनियस चलेंगे, उधर और इधर मिलना चाहिए, तब बहादुर हो जाओगे, फिर समस्या नहीं रहेगी। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, ये लेंस कौन सा है? उत्तल, वेरी गुड। इसमें ठीक बीच में प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 2F 2F।
लेंस में वस्तु कहीं रख सकते हैं, इधर भी उधर भी, लेकिन हमारी चिन्ह परिपाटी कि किसी भी फिगर में वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखना। बात समझना, चिन्ह परिपाटी को समझना। वस्तु किसी भी फिगर में दाईं ओर रखते हैं तो गलत, वस्तु जब रखना है तो बाईं ओर रखना है, और इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो कोई दर्पण हो, कोई लेंस हो। और यही क्वेश्चन एक बार पूछे, कई बार तो क्वेश्चन एकदम खोज के पता लोग से निकलता है। लेंस और दर्पण में किसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है? फोकस दूरी का, प्रतिबिंब की दूरी का, वस्तु दूरी का और वक्रता त्रिज्या का। जल्दी बोलिए। अब यही चीज सीखना था। लेंस दर्पण में फोकस प्लस माइनस हो सकता है उत्तल अवतल के अनुसार, वक्रता त्रिज्या भी हो सकता है उत्तल अवतल के अनुसार, प्रतिबिंब भी हो सकता है उत्तल अवतल के अनुसार, लेकिन यू ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि यू को हमेशा बाईं ओर रख, और नाक सटा के बाईं ओर चलेंगे तो हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस। बोलो जी, क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न जो कि लाइन समझ में आया, किसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, दर्पण हो या लेंस हो? आंसर बोलो, वस्तु की दूरी। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। स्पष्ट है सबका? अब हम लोग यहाँ पे थोड़े से स्टेप को आगे की ओर बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया आपका कंसेप्ट आ रहा है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, 2f पर बराबर बनेगा। 2f से इधर जाएंगे तो छोटा बनेगा, और 2f से इधर जाएंगे तो बड़ा बनेगा। उसमें सी वाली बात याद है सब। इसमें f1 तक वास्तविक और उल्टा बनेगा, और f1 के बीच काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब बोलो, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक काल्पनिक की दोनों? जल्दी बोलिए, दोनों। चलिए आपकी बारी आगे, देख के बताओ जल्दी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं बड़ा छोटा बराबर, तीनों तीनों। आंसर बोलिए। छोटा, मैंने दर्पण बोला था। बैठ जाओ, ध्यान दो, ध्यान पूरा रखना है। हमने जान के देखा कि इसका पूरा ध्यान फोटो पर आ गया है, तो हम जान के अंदर से दर्पण निकाल, दर्पण को इसको बड़ा कर देखने लगा, तो इसलिए हम देखें कि इसका उल्टा साइड कर लेते हैं। परीक्षा में यही होता है, आपको एक एक टर्म वहां समझना है कि दर्पण बोल रहा है कि लेंस बोल रहा है। अगर उत्तल दर्पण बोलेगा तो केवल छोटा, उत्तल लेंस बोलेगा तो बड़ा छोटा बराबर 3। बोलो जी, क्लियर सबका? इसमें भी वही है, अनंत पर का f2 पर, f1 पर का अनंत पर, अनंत का फोकस, फोकस का अनंत। याद आया? 2f पर का 2f पर, उधर याद होगा c पर का c पर, तो इसमें 2f पर का 2f। देखो जो उधर हटा है उसको इधर एकदम क्लियर होते जाएगा। 6 स्थिति है, तो फिर से बोलो, अनंत पर का f2 पर, f1 पर का अनंत पर, 2f पर का 2f पर। ये भी एकदम क्लियर है सबका? अब जल्दी से सोच के हमें बता दो, अनंत 2f के बीच तो f2 2f के बीच, और f1 2f के बीच तो अनंत 2f के बीच। याद आया? अनंत 2f के बीच, f2 2f के बीच, और 2f f1 के बीच, अनंत 2f के बीच, और f1 o के बीच, तो वस्तु की ओर। उसमें दर्पण के पीछे, तो इसमें चलेगा वस्तु की ओर। और इसी तरह से 6 स्थितियां इसमें भी है। अब इसी प्रकार से हम चले अवतल लेंस, तो जल्दी जल्दी बता दो। o, फिर बोलो f1 f2 2f 2f। इसमें वस्तु की 6 स्थितियां हैं, लेकिन 2 ही डिजाइन के फिगर बनते, इसीलिए दूसरा नंबर 5 in 1 है। पहला नंबर अनंत पर का f1 पर काल्पनिक सीधा छोटा, और अनंत o के बीच कहीं रखे तो f1 o के बीच काल्पनिक सीधा छोटा। जैसे देखिए, अनंत पर का f1 पर काल्पनिक सीधा छोटा, अनंत o के बीच कहीं है, f1 o के बीच काल्पनिक सीधा छोटा। और अवतल लेंस में हमेशा केवल काल्पनिक बनता है और केवल छोटा बनता है, केवल काल्पनिक और केवल छोटा। अब क्वेश्चन बारी आपकी है, सुन लीजिए जरा सब लोग ध्यान से। छोटा प्रतिबिंब बनता है, आपको नंबरिंग बोल देना है। 1 में है उत्तल दर्पण, 2 में है उत्तल लेंस, 3 में है अवतल दर्पण, और 4 में है अवतल लेंस। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इनके लिए है। छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, आपको अगर लगता है 1 3 2 4 1 2 कुछ भी बोल सकते, कोई नहीं बोलिए। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, यानी 1 4 1 4, तो इनका आंसर 1 4 है। बैठ जाइए। कितने लोग को लगता है 1 4 होगा? अरे बहुत बड़ा इसको, वाह। अरे छोटा प्रतिबिंब इसमें नजर नहीं आया तुमको, उधर नहीं नजर आया था। छोटा किसी में बन सकता, और सही आंसर 1 2 3 4 सब। खतरा समझो, कई लोग बड़ा ध्यान दिए रहता है, कहा केवल छोटा बोले, तुमको बोले छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, तो सभी से ना बन सकता है जी। एकदम चौकन्ना रहो, प्रश्न को एकदम चौकन्ना। क्या पूछ रहा है, हर प्रश्न को शक की दृष्टि से देखो, बात समझ। कोई क्वेश्चन दे तो कहो जरूर कोई बात है, पूछा क्यों है, और थोड़ा दिमाग लगाने देते, तब आपका आंसर निकलना चाहिए। तो चलो ये लाइन क्लियर है सबका। अब हम लोग जरा स्टेप को नेक्स्ट सुनते हैं। एक क्वेश्चन जरा लिख दीजिए, चोरी अलाउ है, सही करिए। हमें लगता है इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, इसलिए हमें याद आ गया। तो जरा देखिए, आपका सही हो जाना चाहिए निश्चित। लिखिए, उत्तल लेंस में वस्तु और उत्तल लेंस में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच, उत्तल लेंस में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी संभव है
वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी संभव है। चॉइस ए एफ, बी 2f, सी 4f, डी 0 0। ऐसा क्वेश्चन आपको हम किए हुए हैं, केवल आप बढ़िया से बोलिए नहीं, हम हाथ उठवाएंगे उसमें जरा उठा दीजिएगा बढ़िया से। पहले आप बढ़िया से प्रश्न पढ़िए। उत्तल लेंस में तो आप उत्तल वाला फिगर देखिए, चोरी अलाउ है, फिगर देखिए। वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? बोलिए क्या सोचे? 4f कितने को 4f लग रहा है? अरे 4f तो बहुत लोग को लगा। और 2f कितने को लग रहा है? 2f कम तो बोलता है ज्यादा, लेकिन हाथ कम हो जाता है। और f कितना लोग को लग रहा है? नहीं। और 0, वाह, दर्पण है 80 पर का सिफर। वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी 2f पर का 2f पर, तो इधर 2f इधर 2f, तो दूरी बराबर 4f। बात समझोगे? बड़ा खतरा है इसमें। दर्पण था तो सिफर का सिफर 0 हो गया, लेकिन जैसे ही लेंस दिया तो आपका एक बढ़िया प्रश्न तैयार हो गया कि इधर भी 2f इधर भी 2f, तो न्यूनतम दूरी कितने हो गए? 4f। आंसर 4f चला गया। बोलिए क्लियर है सबका? जल्दी से बता दीजिए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, उपयोग से एक क्वेश्चन आप लोग देख लें। लेंस की स्थिति में सिर्फ लेंस की क्षमता और लेंस मेकर फार्मूला 20 मिनट अभी बहुत जबरदस्त सीखना है। मुंह में डुबाएंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, रंग देंगे, तब एकदम आंधी में भी टिक जाओ। तो उसमें लेंस की जितनी तरह की क्रियाक्रम है वो सब अब 20 मिनट चलेगा। अभी एक छोटी सी बात उपयोग कर देख ले। आप सब लोग जानते हो, एक बार पूछ ले हम जल्दी से, उसको खड़ा करो, बहुत व्यस्त नजर आ रहा है, खड़ा हो जल्दी से। हाँ देख लीजिए, अभी सुनिए जरा। उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर में कि हजामत बनाने में? साइड मिरर में। साइड मिरर में तुम करेगा, बैठ जाओ। सब तुम गजब मारता है जी, सब घर में आके पड़ेगा क्या? दर्पण में ना होगा, बहुत ध्यान देना है, बात सुनोगे जरा ध्यान से। तो अब सुनिए, खैर मैं जान के सब ब्रेक मारता हूँ ताकि परीक्षा में स्थिर से बनो। जिसके अंदर ब्रेक आ गया, सोचने आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। तुम लोग कोई लड़के जानते हुए कई क्वेश्चन गलती करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही। एकदम यहाँ पूछे और गड़बड़ हुआ तो तुम जिस पर हंसे हो, परीक्षा में लगेगा कि हम पर कोई ना हंसे, ऐसा गलती किए थे हम एक बार, तो वहां ध्यान से ना बैठेगा तुम। तो अभी हम लोग देखें, लेंस का उपयोग ड्राइवर के बगल में करोगे तो बेचारा ई पार से ऊ पार देखने लगेगा। बात ध्यान दो, लेंस का उपयोग दृष्टि दोष के उपचार में ना होगा। बात ध्यान दीजिए। पिछले दिन हमको याद है, दर्पण जब पढ़ाया तो एक लड़का पूछने आया था कि सर सब उपयोग बता दिया और हम सेट बनाते हैं तो आता है ड्राइवर के निकट कौन दर्पण होता है? अरे भाई, तो ड्राइवर के दर्पण किस लिए होगा? साइड देने के लिए, ड्राइवर के बाल झाड़ने के लिए रखा हुआ है, साइडें देखना ना है जी। तो उस मिरर को कौन मिरर कहोगे? साइड मिरर को। तो आपको ध्यान रखना है, वो साइड मिरर था। अब ध्यान दीजिए, गाड़ी के आप जो देखते हो, देखने वाले दृश्य वो बहुत कुछ संदेश देते हैं। गाड़ी के आगे देखने के लिए शीशा देखे हो सब कितना बड़ा होता है, और पीछे देखने के लिए शीशा कितना छोटा होता है। तुमको जिंदगी में वही करना है, आगे उतना बड़ा सोचना है, और तुम्हारे साथ क्या हुआ उसको उतना छोटा सोचना है। यही चीज देखना है। तुम लोग क्या करता है, क्या हो गया मेरे साथ, उसको इतना बड़ा देखता है, आगे क्या करेंगे उसको इतना छोटा देखता है। गाड़ी से भी नहीं सीख पा रहा है। तुम्हारा रिवर्स कंडीशन में तुमको सोचना है। तो चलिए, उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग सब जानते हैं दृष्टि दोष में। अरे आंख खराब है तो लेंस ही ना लगेगा? किस दृष्टि दोष में? दीर्घ दृष्टि दोष में थी तो आगे चलेगा। इसी का दूसरा उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, आवर्धक लेंस। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। पूछा जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। इसी का उपयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सभी में करते हैं। ठीक उलट दे, अवतल लेंस का उपयोग बताएं। बोलो जल्दी से। निकट दृष्टि दोष के उपचार में। और दूसरा बता दीजिए किसमें? तो आपको ध्यान रखना है गैलीलियो दूरबीन। दूरबीन दो तरह का है, खगोलीय, गैलीलियो। पूछा जाएगा गैलीलियो दूरबीन में प्रयुक्त होता है तो आंसर कौन होगा? अवतल। उसका एक लेंस उत्तल होता है, एक अवतल होता है, आगे कंस्ट्रक्शन में समझाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, क्यों बता दी? सेटर तुमसे प्रैक्टिकल बातें पूछेगा। किस दर्पण से कागज को जलाया जा सकता है धूप में रखकर? अवतल दर्पण। किस लेंस से कागज को जला सकते हैं धूप में रखकर? तो उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस में किरण एक जगह आके मिलेगा तो धूप में जलेगा। तो बताओ किस लेंस से कागज जला सकते हैं? उत्तल लेंस। किस दर्पण से कागज जला सकते हैं? अवतल दर्पण। क्लियर सबका? कई बार सेटर एकदम हल्का देके मुस्कुरा उठता है। यही चीज उत्तल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में है। चॉइस ए मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, बी हजामत बनाने में, सी साइड मिरर में, और डी दे दिया इसमें इसी में से कोई एक खगोलीय दूरबीन। अब अभी तो एकदम ब्रेक है तब ठीक, परीक्षा में बिना ब्रेक के गाड़ी होता है। उत्तल लेंस का उपयोग लड़का चॉइस ए क्या दिया है जी? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट ना अवतल होता है। फिर बी पड़ा हजामत बनाने, अवतल होता है। साइड मिरर लड़ गया एकदम पक्का, हल्का हल्का पूछा और घर में आके कहा जान रहे थे सर तो ऐसा 6 को गड़बड़ हो गया, रिजल्ट मेरा पक्का आ जाता। तुम जान रहे हो क्यों गलती कर? वहां कलम उठाए रखो और कहो उत्तल, बगल में बोलो लेंस, इसको घेर के मुस्कुराओ, बहुत लोग डूबेगा। हम बच गए। आंसर करेक्ट। बोलो बात समझ में आया सबको ना? ये चीज तुमको मेन ध्यान रखना है। अब हम लोग चलेंगे लेंस मेकर फार्मूला, और लेंस मेकर फार्मूला से हम लोग का स्टेप थोड़ा क्लास का ऊपर चला जाएगा, जिसको ध्यान देना है। इधर